वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इमल्शंस एंड मेथड्स टू ओवरकम। यानी कि इस टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि इमल्सन के साथ कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है और किस मेथड से उससे ओवरकम हुआ जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा इमल्शन है जो कि आपका एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है, इसलिए इसमें आपको इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जिसको कि इमल्जेंट भी बोलते हैं, ताकि वो इमल्शन जो है वो स्टेबल हो सके। एक स्टेबल इमल्शन में कभी भी आपको किसी तरह का इंटरनल फेज कोएलेसेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, ना किसी तरह की उसमें क्रीमिंग होनी चाहिए, ना किसी तरह का माइक्रोबियल ग्रोथ होना चाहिए, और वो अपने अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर और कंसिस्टेंसी में एलिगेंट होना चाहिए। मतलब उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इमल्शन वो स्टेबल नहीं है तो उसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है फ्लॉकुलेशन, क्रीमिंग, कोएलेसेंस, ब्रेकिंग या फिर क्रैकिंग या फिर फेज इन्वर्शन। क्योंकि हमें पता है कि इमल्शन जो ऑयल और वाटर और ऑयल टाइप इमल्शंस होते हैं, तो बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम्स किसी भी इमल्शन में अगर दिखाई देता है तो वो इमल्शन आपका स्टेबल नहीं होता है। बेसिकली सबसे पहला है आपका फ्लॉकुलेशन। इसमें क्या होता है, जो भी आपके नेबोरिंग ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपका ऑयल और वाटर इमल्शन है, ठीक है। तो आपके ये जो है ये ऑयल है और जो आपका कंटिन्यूस फेज है वो वाटर है, ठीक है। तो इसमें जो ये ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। देखिए इस तरह से कनेक्ट होने लगते हैं और कंबाइंड होके वो एक कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं, ठीक, एक्सटर्नल फेज में यानी कि वाटर में। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ फ्लॉकुलेशन होता है वो आपका टोटली डिपेंड करता है कि आपका ग्लोब्यूल साइज क्या है। मतलब जो आपके इंटरनल फेज है उसकी साइज क्या है और उस ग्लोब्यूल के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो, ठीक। और साथ ही ये जो वाटर जो यूज़ हुआ है एक्सटर्नल फेज के रूप में उसकी विस्कोसिटी क्या है, ठीक। मतलब वो कितना थिक और कितना आपको है कि नहीं, कितना थिक है या नहीं, ठीक। तो जो बेसिकली अगर ये ग्लोब्यूल का साइज यूनिफॉर्म होता है तो फ्लॉकुलेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये तो प्रॉब्लम देख लिया कि फ्लॉकुलेशन क्या होता है और वो फ्लॉकुलेशन किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब क्या फैक्टर्स हैं जो फ्लॉकुलेशन कॉज कर सकते हैं। तो इस फ्लॉकुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कि ग्लोब्यूल साइज को अगर हम प्रॉपर साइज में रिड्यूस कर देते हैं तो फ्लॉकुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करें, जिससे कि जो आपको ग्लोब्यूल्स है, सपोज करिए ये इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड हुआ तो ग्लोब्यूल्स पे अगर नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो आपको एक दूसरे से अटैच होकर कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर ग्लोब्यूल्स पे आपको नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के एडिशन की वजह से, तो ग्लोब्यूल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो इस तरह से हम फ्लॉकुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। या तो फिर हम जो मीडियम की विस्कोसिटी है, क्योंकि अगर मीडियम जो आपका लेस विस्कस है, मतलब थिक, कम थिक है, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। मतलब ये जो ग्लोब्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। लेकिन अगर इसकी थिकनेस मतलब उसको और गाढ़ा कर दिया जाए तो ये जो ग्लोब्यूल्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जल्दी नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब्यूल्स को इमोबाइल बना के एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कॉलोनी फॉर्म करने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम आपको हाइड्रोकोलॉइड्स या फिर वैक्सेस यूज़ कर सकते हैं किसी मीडियम में, ताकि उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी थिकनिंग जो है मीडियम की वो बढ़ जाए। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रीमिंग की। तो क्रीमिंग का बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके ये ग्लोब्यूल्स होते हैं वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है, लेकिन कांटेक्ट में आने के बाद लाइट डेंसिटी की वजह से जाके वो अपर पार्ट में ऐसे इकट्ठा होने लगते हैं। मतलब अपर लेयर में एक कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्रीमिंग। और ये आपको बेसिकली किसी भी इमल्शन में अगर क्रीमिंग होती है तो वो आपको दिख जाएगा कि जो अपर लेयर है उसका कलर अलग है, जो इनर लेयर है इमल्शन का उसका कलर अलग है। और चूंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब एजिटेशन प्रोवाइड की जाए तो वो वापस मिक्स हो जाता है, ठीक।
तो बेसिकली क्रीमिंग जो है वो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है अपवर्ड क्रीमिंग और दूसरी होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। तो ये जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो ऊपर के साइड में तब होगा जब आपके ग्लोब्यूल्स जो है वो लेस डेंसर होंगे एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। तो आपको क्रीम का फॉर्मेशन जो होगा वो ऊपर होगा, लेकिन डाउनवर्ड तब होगा अगर ग्लोब्यूल्स है वो ज़्यादा डेंस हैं, तो वो क्या करेंगे, नीचे के साइड में सेटल होके एक लेयर फॉर्म करेंगे, तब आपका डाउनवर्ड क्रीमिंग कहलाता है। जो वेलोसिटी होती है क्रीमिंग की, मतलब ये क्रीम के फॉर्मेशन की जो स्पीड होती है वो आपको गवर्न करता है स्टोक्स लॉ। तो ये आपका स्टोक्स लॉ है जिसमें कि आपको वेलोसिटी शो हो रही है, ठीक है। जहाँ पे ये आपका आर जो है वो रेडियस है ग्लोब्यूल्स का, डेल पी जो है वो आपका डेंसिटी डिफरेंस है आपके दो फेज यानी एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज के बीच में, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये आपका विस्कोसिटी है कंटिन्यूअस फेज का यानी कि जो एक्सटर्नल फेज है, और वी जो है वो वेलोसिटी है क्रीमिंग की, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से के बेसिस पे हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से किसी इमल्शन में आपका क्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टोक लॉ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रीमिंग बेसिकली आपका किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो ग्लोब्यूल साइज से। यहाँ पे आपका देखिए रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा आपका ग्लोब्यूल साइज होगा उतना क्रीमिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, जो कि आपका जो भी डिस्पर्शन मीडियम है यानी कंटिन्यूअस फेज है जिसके वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वेलोसिटी उतनी ही कम होगी जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी। और थर्ड फैक्टर पे डिपेंड करता है कि डिस्पर्स्ड फेज की डेंसिटी क्या है और डिस्पर्सन मीडियम की डेंसिटी क्या है, क्योंकि अगर लेस डेंसर होगा तो अपवर्ड क्रीमिंग होगी और अगर ज़्यादा डेंस होगा तो डाउनवर्ड क्रीमिंग होगी। तो इस तरह से अगर हमने स्टोक्स लॉ को हमने स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं तो हम क्रीमिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल साइज, क्योंकि जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्रीमिंग होने का चांसेस कम होगा, क्योंकि अगर हम ऑयल ग्लोब्यूल्स या फिर वाटर ग्लोब्यूल्स जो भी आपका प्रेजेंट है उसकी डायमीटर इंक्रीज होगी तो आपका जो क्रीमिंग होने के चांसेस है वो अगर डबल होता है साइज तो वो 4 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे क्रीमिंग के। नेक्स्ट है आपका कि एक्सटर्नल फेस की अगर हम विस्कोसिटी इंक्रीज कर दें तो आपकी क्या होगी कि ग्लोब्यूल्स जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो भी हम जो है वो क्रीमिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और थिकनिंग एजेंट के रूप में हम ट्रेगाकैंथ या फिर सोडियम एलिजिनेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है उसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस कर दे, क्योंकि लगभग अगर एक जैसे होंगे तो ना अपवर्ड मूवमेंट होगा ग्लोब्यूल्स का, ना डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, जिससे कि हम क्रीमिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड जो स्टेबिलिटी फैक्टर थी वो थी कोएलेसेंस। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, कुछ ग्लोब्यूल्स वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करके उससे भी बड़ा आपको ग्लोब्यूल्स फाइंड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए हमने देखा था फ्लोकुलेशन में ग्लोब्यूल्स कांटेक्ट में आए, कॉलोनी फॉर्म किया, फिर अपर या डाउनवर्ड में वो आपको जाके सेटल होने लगते हैं, लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके अलावा जब ये ग्लोब्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक साथ, क्योंकि वो उनका नेचर एक होता है, तो वो एक साथ मिलके उससे भी बड़ा ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कोएलेसेंस कहलाता है। इस प्रोसेस में इमल्सिफायर फिल्म जो है वो आपके ग्लोब्यूल के चारों तरफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक हद तक, क्योंकि सपोज करिए ये आपका एक ग्लोब्यूल है, इसके कांटेक्ट में एक ग्लोब्यूल आया तो इसके बाहर की ये जो लेयर है अगर वो टूटेगी तभी तो ये दोनों जाके एक आपको बड़ा सा ग्लोब्यूल बनाएंगे। तो बेसिकली आपका इसमें क्या होता है कि इनका जो एक्सटर्नल ये आपका फिल्म होता है वो ब्रेक हो जाता है। कोएलेसेंस जो है वो आपको अगर अकर हो रहा है किसी भी इमल्शन में तो उसके साथ ही क्रीमिंग होगी आपकी, क्योंकि आपके पार्टिकल्स ग्लोब्यूल का साइज इंक्रीज हो चुका है तो आपके क्रीमिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। कोएलेसेंस बेसिकली आपका होता है अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आपका प्रेजेंट हो, या फिर आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी पार्टीशनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई हो, या फिर आपको इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो इनकम्पैटिबल हो, ठीक है, मतलब जो भी आप ऐड कर रहे हो वो इनकम्पैटिबल हो आपके इमल्शन के इंग्रेडिएंट्स के साथ।
फेज वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करते हैं तो कोलेसेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो है ब्रेकिंग या फिर क्रैकिंग। तो ब्रेकिंग और क्रैकिंग मेनली करता है कि अगर आपका इमल्शन कोई ऑयल और वाटर टाइप है तो ऑयल और वाटर टाइप है तो ऑयल अलग लेयर दिखेगा और वाटर अलग लेयर में दिखाई देगा, तो ये कंप्लीट आपका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि आप कुछ भी कर लो ये वापस आपका इमल्शन के फॉर्म में नहीं होता है। और ये बेसिकली होता है आपका अगर इमल्जेंट यानी इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऑपोजिट नेचर का डाल दिया जाए इमल्शन में, या फिर जो इमल्जेंट है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाए या डिकम्पोजिशन हो जाए, या फिर कोई कॉमन सॉल्वेंट है जो कि आपका ऑयली है या फिर एक्वस फेज है वो आपका मिसिबल हो उसके साथ, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इमल्शन को रख दिया गया हो, या किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गया हो, या फिर क्रीमिंग हो गई हो, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। और लास्ट जो आपका जो होता है फेज इन्वर्जन प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि आपको जो टाइप होता है यानी कि ऑयल वाटर या होगा तो वो वाटर ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वाटर ऑयल है तो वो आपका ऑयल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली आपका ये होता है या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट या फिर टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो ये था अबाउट आपका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स विद इमल्शंस और कैसे हम उसे ओवरकम हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।